हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यमों से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं और अब जो आपको बने बनाए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। अभी तक समस्या ये आ रही थी बच्चों को कि हम जब बोर्ड पे पढ़ाते थे तो उनको क्लियरिटी से शब्द दिखते नहीं थे, लेकिन अब हम आपको टोटल डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसका आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि हिंदी मीडियम के हों चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही मीडियम के बच्चों को दोनों ही माध्यम में अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप साथ ही साथ हमारे साथ नोट्स बनाते चलें। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है पॉलिटी, मतलब भारतीय शासन व्यवस्था। तो आइए देखते हैं भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है संविधान के स्रोत। जैसा कि आप पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं, हमने भारतीय संविधान को पढ़ाना चालू कर दिया है, जिसमें मैंने आपको हमारे संविधान के शेड्यूल्स मतलब अनुसूचियां और भाग मतलब पार्ट्स पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले वो लेक्चर्स देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए अब मैं आपको दिखाता हूं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो एक संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब सबसे बड़ा लिखित विस्तृत ब्यौरा है। अब ये ब्यौरा एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ है, इसे तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और ये जो ब्यौरा है ये पूरे विश्व के सारे संविधानों को पढ़ पढ़ के हमारे जो उस समय जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स लोग थे जो चुन के आए थे, उन लोगों ने पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ा और उनमें से कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें भारतीय संविधान में जोड़ी। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे संविधान में क्या चीज कहां से ली गई है। और ये सारे एग्जामों में पूछते हैं, विशेषकर सेंट्रल के एग्जाम में और MPPSC MPSI के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जैसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, इसमें पहला जो स्रोत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, मतलब USA मतलब जो अमेरिका है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज ली है। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिया है। पहला जो है प्रेम्बल, मतलब प्रस्तावना, हम भारत के लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है जो कि हम भारत के लोगों से चालू होती है। ये हमने कहां से लिया है? हमने USA से लिया है। USA में वी द पीपल ऑफ अमेरिका होता है, जबकि भारत में वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोगों से उस प्रस्तावना की शुरुआत होती है। प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रस्तावना है ये पूरे संविधान का एक निचोड़ है जो कि लोगों ने ही लिखी है और लोगों ने ही उसे अपनाई है। जब भी इसकी जो शुरुआत है हम भारत के लोगों से होती है। अगर एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान को लिखा किसने है, तो भारतीय लोगों ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? तो भारतीय लोगों के लिए ही लिखा है। तो टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीय संविधान में भी चलता है। दूसरा जो है फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं भारत में इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 6 मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? तो हमने USA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से हमने लिया है, अमेरिका के संविधान से। अगला जो पॉइंट है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार, जैसे हम देखते हैं कि USA भी राज्यों का संघ है और भारत भी राज्यों का संघ है। तो जैसी शासन प्रणाली USA में चलती है वैसी ही शासन प्रणाली भारत में भी चलती है। जैसे भारत में भी स्टेट के पास अपने CMs होते हैं, ऐसे ही USA में स्टेट के पास उनके CM तो नहीं होते लेकिन उनके गवर्नर्स वगैरह होते हैं। साथ ही साथ जो USA है वहां के जो प्रधान वो राष्ट्रपति हैं, जबकि भारत के अगर हम वास्तविक प्रधान बोलें तो वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रधान की बात करूं तो वो हमारे राष्ट्रपति ही कहलाएंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब चुनाव प्रणाली। जैसा कि USA में भी चुनाव प्रक्रिया होती है, ऐसे ही भारत में भी वहीं से चुनाव प्रक्रिया हमने ली गई है। अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो USA से लिया है। जैसे USA में पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, संविधान बन चुका था, तो वहां सुप्रीम कोर्ट चलता था। उसी सुप्रीम कोर्ट को हमने अपने भारत में शामिल किया है।
और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की ही भांति बिल्कुल स्वतंत्र है। उस सुप्रीम कोर्ट पे कोई गवर्नमेंट या कोई भी संस्था दबाव नहीं बना सकती है, वो अपने आप में ही एक संवैधानिक संस्था है। तो ये हमने कहां से लिया है, हमने यूएसए से लिया है। अगला जो है हमारा जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अगर भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई सा भी कोर्ट अगर कोई न्याय दे देता है तो उस पर पुनरावलोकन की व्यवस्था करी जाती है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि राम मंदिर का जो फैसला है वो राम जन्मभूमि के पक्ष में आया, तो उस पे जो दूसरी पार्टी थी उसने उस पे फिर से आपत्ति लगाई। तो इसे ही हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जो न्याय दे चुके हैं उस पे फिर से एक बार विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताना, इसे को हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। कहां से लिया है, ये यूएसए से लिया है। अगला पॉइंट है हमारा प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। ये भी हमने यूएसए से लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में 3 सेनाएं हैं, जल, थल और नभ। इस प्रकार भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। संप्रभुत्व का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र जो जल में, थल में और नभ में अपनी संप्रभुत्वता बनाता है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसे हम संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं। और इन तीनों सेनाओं के जो कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं वो किसे सलामी देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। और राष्ट्रपति ही हमारे देश के प्रमुख है, साथ ही साथ हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख है। इस प्रकार वो सुप्रीम कमांडर हैं हमारे देश के। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता। विधि मतलब कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार है, ये भी यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट, अगला है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए से हमने ये प्रोसीजर लिया है, जैसा कि यूएसए के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से, ऐसे ही भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया को हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। कैसे हटा सकते हैं, तो जो हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पहले प्रस्ताव आता है, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है। और अगर राष्ट्रपति को दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ वोटिंग कर दी जाती है विशेष बहुमत से, अगर 66% दोनों सदन में वोट दिए जा चुके हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। अगला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, PIL जिसको कहते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के कोई भी नागरिक किसी भी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकता है, जिसे सूचना के अधिकार के तहत जोड़ा गया है कि हर आदमी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगर उसे लगता है कि देश में जो चीज हो रही है उसे उसकी परमानेंट पारदर्शी सूचना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL दाखिल करते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसे अधिकार देता है कि वो उस चीज के बारे में सूचना इकट्ठी कर सके। और जो लास्ट पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यूएसए मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वहां के हमने संविधान से इतने पॉइंट्स को लिया है। अगला जो मेरा स्रोत है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इंग्लैंड है, ठीक है, लंदन, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो वहां से हमने बहुत सारी चीजें ली है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम रहा है, तो उनसे हमने देख देख के बहुत सारी चीजें सीखी और उन्हीं के संविधान से हमने कई चीज जो अच्छी अच्छी हमें लगी उसे अपनी संविधान में जोड़ा। जैसा कि पहला पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 2 संसद हैं, कौन कौन से, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो ये दोनों संसद हमने कहां से लिए हैं, तो ये दोनों संसद का जो आइडिया है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दूसरा है आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अगला है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। भारत में कानून का शासन चलता है, जैसा कानून ने लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे देश में IPC, CRPC की धाराएं चलती हैं, तो उनके हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से न्याय किया जाता है।
ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हैं। 5 प्रकार के रिट लिए हैं हमने ब्रिटेन से, ठीक है। रिट क्या होते हैं मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा डिटेल में रिट क्या होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो जारी करते हैं, ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। अभी आपके लिए इतना जानना काफी है। इसके बाद है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के जो सभापति होते हैं उन्हें हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, और जो दोनों ही सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भी भारत के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के बहुत से कार्य होते हैं, वह उनके ऑफिस में डिसाइड होते हैं कि उनके क्या क्या कार्य हैं। तो ये हमने कहां से ली है ये पद्धति, ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कि लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करेगा, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। देश में कानून कैसे बनेंगे, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उनमें समय समय पे उन पे चर्चाएं की जाएंगी, कैसे कानून को अपनाया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। आइए अब देखते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो पहला पॉइंट जो लिखा है, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत राज्य का संघ है और भारत एक फेडरल है, मतलब एक यूनियन है। ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कनाडा के संविधान से ली है। जैसा कि कनाडा में भी हम जानते हैं स्टेट और सेंटर है, ऐसे ही भारत में स्टेट और सेंटर दोनों का बराबर वर्चस्व और राज्य चलता है। स्टेट जो है उसके प्रधान सीएम होते हैं, जबकि केंद्र के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। और एक देश को रन कराने के लिए दोनों ही संस्था में समन्वय होना जरूरी है। ये हमने कहां से लिया है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला है हमारा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य के अधीन शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि हम जानते हैं देश को चलाने के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है और दोनों को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार के हाथ में क्या क्या शक्तियां हैं। ये सारे स्रोत भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपने भारत कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जोड़े हैं। अगला है रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, संक्रमणकालीन विशेष अधिकार। जब एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि देश में अगर कोई विपत्ति या कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट को फैसले लेने के अधिकार हों, तो उस समय फाइनल फैसले लेने के अधिकार से केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जैसे कोरोना महामारी फैली है, इस महामारी में हम देखते हैं कि जो सेंटर के जो निर्णय हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। जैसे पहला लॉकडाउन लगाया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुशंसा पे लगाया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्णय रहता है वो फाइनल होता है। ये सब संक्रमणकालीन विशेष अधिकारों के अंतर्गत जोड़े गए हैं। कहां से लिया है ये, तो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये हमारा तीसरा स्रोत था। अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति। जैसा कि हम जानते हैं भारत में डुअल गवर्नमेंट चलती है, द्वैसदनात्मक व्यवस्था चलती है, केंद्र की शासन व्यवस्था है और राज्य की शासन व्यवस्था है। जैसे कि राज्य के जो प्रधान सीएम होते हैं, लेकिन राज्य में केंद्र का एक व्यक्ति बैठता है जिसे हम गवर्नर कहते हैं, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। वो केंद्र का प्रतिनिधित्व राज्यों में करता है और इसकी नियुक्ति राज्य ही करता है। किसके द्वारा नियुक्ति कराई जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कराई जाती है केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, ठीक है। यह भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चौथा जो हमारा संविधान का स्रोत है वो है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं कि राज्य को चलाने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन है, जो नॉमिनेशन है, ये हमने कहां से लिया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला है हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया हमने कहां से ली है,
तो हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखें, ये एक एग्जाम में आने वाला है। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं? तो पब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। भारत जो है एक गणतंत्र है, मतलब लोगों का तंत्र है। आइडिया ऑफ लिबर्टी है हमारे यहाँ, रिपब्लिक है हमारा देश। तो ये चीज हमने कहां से, ये हमने फ्रांस से ली है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत ने कहां से ली है, फ्रांस के संविधान से ली है। इसमें एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने भारतीय संविधान में क्या चीजें ली हैं। पहला पॉइंट जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स विद इन द कंट्री बिटवीन द स्टेट्स, मतलब व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के भीतर भीतर व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चलती हैं। इसका प्रावधान जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है, जब दोनों सदनों में किसी चीज को लेके मनमुटाव हो जाता है और उनका समन्वय नहीं बैठ पाता किसी बिल पे या किसी बात पे, तो इस स्थिति में आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। कौन बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग? तो ज्वाइंट सिटिंग तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के सभापति, जिन्हें हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें स्पीकर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो भारत का जो स्पीकर होते हैं, जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज ली कहां से है? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगली जो है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 3 सूचियां चलती हैं। मैंने इसके पहले लेक्चर, अनुसूचियों के लेक्चर में आपको तीनों सूचियों के बारे में बताया। कौन कौन सी सूचियां हैं? तो एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है, एक समवर्ती सूची है, जिनमें अलग अलग विषयों का बंटवारा है। तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें ऐसे विषय जोड़े जाते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली गई है। अगला जो पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ठीक है, जिसे हम सोवियत यूनियन कहते हैं, जिसे जो अब तो रूस बन चुका है। रशिया पहले एक सोवियत यूनियन कहलाता था, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूएस मतलब रशिया, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े देश शामिल थे। लेकिन अब वो संघ टूट चुका है। अब वो जो देश है वो रशिया अकेला, मतलब रूस कहलाने लगा है। तो इस रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, मौलिक कर्तव्य, भारत के नागरिकों के कुछ कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे हमें कुछ अधिकार मिले हैं यूएसए के संविधान से हमने लिए हैं, ऐसे ही हमने रूस के संविधान से कुछ कर्तव्य लिए हैं। जैसे कि हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमें अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना है, हमें अपने देश की कानूनी व्यवस्था का सम्मान करना है, उसका पालन करना है, ये हमारे कर्तव्य हैं। हालांकि अगर इन कर्तव्यों का हम पालन नहीं करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मूल अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकते हैं। लेकिन कर्तव्यों का करना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, चाहे तो करें चाहे ना करें, लेकिन ये चीजें करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीजें भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। आर्टिकल 51A के तहत इन्हें जोड़ा गया है। अगला जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने कुछ कुछ चीजें ली है। क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पे भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं, क्योंकि जब संविधान बना था उस समय कुछ अलग नियम चलते थे। उन नियमों में समय समय में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो स्थिति उस समय थी आज वो स्थिति नहीं है। आज देश को 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं स्वतंत्र और गणराज्य हुए, तो इसमें समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ता है।
उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कहां से ये ली गई है? तो ये हमारे साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 368 आर्टिकल में इसका वर्णन है। अगला है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है ये भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राज्यसभा के सदस्य उनके कैसे निर्वाचन होता है, तो उनमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, उनमें विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 9वां पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, आइए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉय बाय द यूनियन, आपातकाल उपबंध, केंद्र के द्वारा लगाए गए आपातकाल उपबंध। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आपातकाल उपबंध लगाए जा सकते हैं। कब कब लगाए जा सकते हैं? तो जब युद्ध और बाहरी आक्रमण होता है, या कोई नेचुरल कैलामिटी मतलब बाढ़, या कोई ज्वालामुखी का फटना, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा अगर भारत पे आ जाए तो आपात उपबंध लगते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर सेना शस्त्रों के साथ विद्रोह कर दे, मतलब सशस्त्र सेना विद्रोह अगर हो जाए तो आपात उपबंध लगाए जा सकते हैं। कौन लगा सकता है? तो केंद्र सरकार इसे लगाती है। किन किन आर्टिकलों में इनका वर्णन है? तो 3 आर्टिकलों में इनका वर्णन है। 352 मतलब 352, इसके बाद 356 मतलब 356 और 360 मतलब 360। इन 3 आर्टिकलों में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखें। कहां से लिया है? तो जर्मनी से लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर का शासन चला है, वहां आपात उपबंध का लगाए जाना आम बात हुआ करती थी। उसी शासन को देखते हुए भारतीय संविधान में इस चीज को जोड़ा गया कि जरूरत पड़ने पे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब देश में आपातकाल लगते हैं तो मूल अधिकार जो है उनका निलंबन हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो कभी भी हटाए नहीं जा सकते। इवन अगर देश में इमरजेंसी भी लग गई है तो भी इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं हटाया जा सकता है? क्योंकि जो आर्टिकल 20 है ये दोष सिद्धि संरक्षण के बारे में बयां करता है। जब तक आदमी पे दोष का सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक आदमी पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाया जा देता, तब तक उसे हम दोषी नहीं मानेंगे। ठीक है, उस पर ट्रायल चलते रहेंगे। फिर इसके बाद है 20 हो गया। 21वां जो आर्टिकल है इसमें आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब आदमी को अपने प्राण बचाने के लिए कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं। ऐसा प्रावधान है 21 में कि अगर मान लीजिए आप पे कोई जानलेवा हमला करता है तो आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसका विरोध कर सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। अगर ये चीज सुप्रीम कोर्ट में और जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है उस जगह अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है कि आपने जो कृत्य किया है वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए किया है, मतलब आपने अपने प्राणों को बचाने के लिए किसी को कोई क्षति पहुंचाई है, तो उसके लिए आपको कोर्ट सजा नहीं देगा। वो आर्टिकल 21 के तहत आपको वहां से बरी माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके बाद जो अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ कुछ चीजें ली है। क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून का जो शासन भारत में चलता है, विधि का जो शासन है, ये प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से ली गई है। अगला जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट थे ये ऐसे देशों से हमने प्रावधान लिए हैं जहां पहले ही संविधान लिखा जा चुका था और उन संविधानों से पढ़ पढ़ के जो चीज अच्छी लगी उसको हमने ग्रहण कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो पूरा का पूरा इन्हीं स्रोतों से बना है। भारत के संविधान का 80% जो भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। ठीक है, 70 से 80% का जो भाग है ये भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले ही ले लिया जा चुका था। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं देखते हैं।
फेडरल स्कीम अखिल भारतीय संघ, ठीक है, भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ये इस चीज का प्रावधान था, लेकिन उस समय इस प्रावधान को स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरा है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल का प्रावधान भी हमने 1935 के अधिनियम से सोचा था कि वहां से हमें इसे लेना है, लेकिन इसे लिया कहां है, लिया तो जर्मनी से है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपातकाल उपबंध कहां से लिया है, तो उसका आंसर जर्मनी ही होगा, ठीक है। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है। 1928 में पहली बार एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भारत में एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, लेकिन उसे उस समय यूपीएससी के नाम से नहीं जाना जाता था, उसे जनरल एक एग्जाम के रूप में कंडक्ट कराया गया था। लेकिन यूपीएससी का प्रावधान, एमपीपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन टीसीएस के जो प्रावधान है, ये हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। अगला है ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, उसका कार्यालय में उसके जूनियर्स क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या उनकी व्यवस्था होती है, ये सारी चीजें भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। जुडिशरी, ठीक है, न्यायतंत्र, जुडिशरी, जो न्यायतंत्र है हमारा जुडिशरी है, ये हमने लिया है हमारे 1935 के अधिनियम से कि भारत में कैसा न्यायतंत्र चलेगा। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, भारत में सत्र और जिला न्यायालय होंगे, ये सारी चीजें, भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, ये सारी चीजें हमने 1935 के अधिनियम से ली है। फिर लास्ट जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक ब्यौरा, ये जो चीजें हैं भारतीय संविधान से ली है, मतलब 1935 से ली है। अब मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि समय समय पे भारत में लिखित कानून आए हैं। जो पहला भारत में लिखित कानून आया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जिसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1974 में कलकत्ता में, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, और 2 सबऑर्डिनेट उनके जज थे जिनका नाम था लेपिस्टर और हाइड, ठीक है। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। उसके बाद समय समय पे बहुत से अधिनियम आए, 1984 का अधिनियम आया, 1996 का अधिनियम आया, 1813 का अधिनियम चार्टर्ड एक्ट आया, 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, 1858 का चार्टर्ड एक्ट आया है, ठीक है। उसके बाद फिर वो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाने लगे। 1858 का आया, फिर उसके बाद 1909 का आया, 1919 का आया है, ठीक है, 1935 का आया, 1947 का, ऐसे करके बहुत से अधिनियम आए हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिनियम था 1935 का था। और अब मैं आपको अगली स्लाइड में 1935 के अधिनियम के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यह है हमारी स्लाइड 1935 का अधिनियम, ठीक है, 1935 का अधिनियम। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। और मेरी आपको सलाह यह है दोस्तों कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएंगे और एक बार इस लेक्चर को देखेंगे, एक बार नोट्स से पढ़ेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं कटने वाला। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनने जा रही है, जिसे हम अंतरिम सरकार के नाम से जानेंगे। तो उस अंतरिम सरकार का गठन के लिए कौन सा अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है? 1935 का। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, ठीक है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर क्वेश्चन आता है कि 1935 अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 321, कितनी अनुसूचियां थी, तो 10 अनुसूचियां थी। जैसा हम जानते हैं भारत के संविधान में 395 धाराएं हैं और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन ये 1935 के अधिनियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था उस समय, लेकिन उस समय जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे उन्होंने इस चीज को नकार दिया था कि हम अखिल भारतीय संघ के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, अपनी सेपरेट, हम अपनी टेरिटरी में शासन करेंगे। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि 1935 के अधिनियम में ऐसे कौन से राज्य थे
जिनमें द्विसदन बनाए गए थे, ठीक है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद होते हैं केंद्र में, राज्य में, ऐसे इन्हीं को कहते हैं हम द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था। तो कौन कौन से राज्य थे? एक था बंगाल, ठीक है, दूसरा था मुंबई जिसे बंबई कहते थे, तीसरा था मद्रास जिसे हम चेन्नई कहते हैं, ठीक है, तमिलनाडु, फिर था बिहार, बिहार एक पूर्ण राज्य था इसमें, इसके बाद संयुक्त प्रांत जिसे हम यूनियन प्रोविंस कहते हैं, जो आज अगर मैं बात करूं तो यूपी और उत्तराखंड और अवध का जो इलाका है ये संयुक्त प्रांत कहलाता था, और आसाम। ये 6 राज्य ऐसे थे जिन्हें द्विसदनात्मक बनाया गया था। इनके नाम याद रखना, एक बार और रिपीट करते हैं, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और आसाम, ठीक है। इसके बाद है इंग्लैंड में भारत परिषद की स्थापना। भारत सचिव को सलाह के लिए एक टीम प्रदान की गई, ये भी 1935 के तहत की गई थी कि भारत के जो भारत परिषद थी, जो भारत में गवर्नर थे, उनको सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 1935 के अधिनियम का वो है आरबीआई की स्थापना, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं 1934 में आरबीआई एक्ट बना था, जिसके तहत भारत के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की डिमांड उठी कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो भारतीय केंद्र सरकार को और दूसरी सरकारों को पैसा दे सके, जरूरत आने पे देश के डेवलपमेंट के लिए खर्चा आता है, उस खर्चे को वहन करने के लिए एक बैंक बनाया गया, एक केंद्रीय बैंक बनाया गया जिसे हम इंडियन रिजर्व बैंक, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई कब बना है? 1935 में बना है, ठीक है, इसी नियम के अधीन वो बना था। फिर अगला है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाए, केंद्र से उस चीज को खत्म करके प्रांतों में ले आए, जैसे कि प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, इसी को हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं और इसे 1935 के तहत ही लाया गया था। फिर अगला है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, केंद्र में भी द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। संसदीय विषयों के स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन, विषयों का बंटवारा करने लगे, आरक्षित मामले और संरक्षित मामले, ऐसे ऐसे विषयों का बंटवारा किया जिन्हें कुछ में आरक्षित मामले दिए गए, जैसे कि ऐसे विषय जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता वे आरक्षित होते हैं, वे पर्टिकुलर एक जगह के लिए पहले ही उन चीज का प्रावधान निर्धारित किया गया है। दूसरे जो हमारे होते हैं वो विभाजन के विषय होते हैं, ठीक है। अगला है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया, सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी, 1919 में उसका विस्तार किया था, 1935 के अधिनियम में उसका पूर्णतः विस्तार कर दिया, दलितों का उसमें जोड़ दिया, महिलाओं को उसमें जोड़ दिया है, ठीक है, मजदूर वर्ग लेबर यूनियन को उसमें जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि महिलाओं, दलितों और मजदूरों को सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब दी गई? 1935 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग के गठन की स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन, एमपीपीएससी, ठीक है, और 2 से अधिक राज्यों में भी एक पीएससी का प्रावधान था। तो केंद्र एवं संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, और 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान, यह भी 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया है। लास्ट जो पॉइंट है आज का वो है संसदीय न्याय का प्रावधान, ठीक है, एक संघीय न्यायालय का प्रावधान, एक यूनियन बनाया गया, एक यूनियन कोड बनाया गया जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। कब किया गया था? 1937 में किया गया था। कहां किया गया? तो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके जो पहले जज थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर मॉरिस ग्वेयर इसके जज थे। कब बना था? 1937 में बना था। किस अधिनियम के तहत बना था? 1935 के अधिनियम के तहत बना था। तो यहां हमारी पूरी स्लाइड खत्म होती है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत, मेरी आपको सलाह रहेगी आप इसे अच्छे से नोट्स बना के रखें और यहां से आपके बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि अब हम पूरे डिजिटल अवतार में आ चुके हैं। अब आपको रोज ऐसे ही डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छे नोट्स और जानकारी रोज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आपको हमारी ये नई एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज इस चैनल को पॉपुलर करवाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।